हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैराथन जी के जीएस। मैं चंदन कुमार आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैराथन जी उस एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोगों ने भारतीय संविधान की कड़ी की शुरुआत की थी, जिसमें लास्ट वीडियो जो आपने चैनल पर अपलोड किया गया था वो राष्ट्रपति भाग 1 था, जिसमें हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन, उनकी एक एक जो मुख्य तथ्य थे उन सबों को देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में राष्ट्रपति की शक्तियां और उनके कार्यों को देखने वाले हैं, और ये वीडियो राष्ट्रपति का भाग 2 और ये राष्ट्रपति टॉपिक का अंतिम वीडियो होगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि कोई भी प्रश्न राष्ट्रपति से संबंधित आपसे ना छूटे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। राष्ट्रपति भाग 2। राष्ट्रपति भाग 2 इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं राष्ट्रपति की जितने भी कार्य हैं और शक्तियां हैं उन सबों को बहुत ही विस्तार से। तो चलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में राष्ट्रपति भाग 1 में आपको बताया था कि राष्ट्रपति की जो कार्य है और शक्तियां हैं इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 53 में किया गया है। ये आर्टिकल्स तो आपको याद हो गया होगा। अब ये शक्तियां कौन कौन सी है और राष्ट्रपति कौन कौन से कार्य करते हैं उसकी सूची को हम लोग देखते हैं। सबसे पहली शक्ति जो है उस पर डिस्कस करेंगे कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति जिसे हम इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी बोला जाता है इसको। ये होता क्या है? कार्यपालिका का मतलब सीधा समझो कि राष्ट्रपति खुद कौन कौन से काम करते हैं, किस किस तरह के काम के लिए वो जाने जाते हैं, और या कौन कौन से कार्यपालिका से संबंधित उनको काम सौंपे गए हैं। तो उनकी लिस्ट में देखो तो सबसे पहला पॉइंट देखो, भारत के विभिन्न पदों पर लोगों की नियुक्ति करना। भारत के जितने भी बड़े बड़े पद हैं जिसके लिए कोई एग्जामिनेशन नहीं लिया जाता है या जिसके लिए कोई रिक्रूटमेंट नहीं आती है, उन सभी पदों पर लोगों को नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि भारत के विभिन्न पदों पर लोगों को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ये किन पावर्स के तहत करेंगे, तो आंसर होता है कार्यपालिका शक्ति के तहत। अगर हम देखें कि किन किन पदों पर, तो एग्जाम्पल में जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति, पीएम की नियुक्ति तथा अन्य मंत्रिपरिषद में, प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री होते हैं उन सबों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। लेकिन एक छोटा सा अंतर होता है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट और एचसी का मतलब हाई कोर्ट के मुख्य तथा अन्य न्यायाधीश, यानी आप कह सकते हो कि जितने भी न्यायाधीश इन दोनों कोर्टों में होते हैं उन सबों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। कैग अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है। राज्यपाल, राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, और जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। महान्यायवादी जिनको हम अटॉर्नी जनरल बोलते हैं उनकी नियुक्ति भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, भाषा आयोग के सदस्य, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य, एटसेट्रा इत्यादि बहुत सारे ऐसे पद हैं जिनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। तो ये कुछ चंद एग्जाम्पल है जिसको ध्यान में रखना है, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न इन सबों से ही पूछा जाता है। आई होप आपको ये सारी बातें याद हो जाएंगी। चलिए दूसरे पॉइंट में देखें तो कौन से काम प्रेसिडेंट इस शक्ति के तहत करते हैं। तो वित्त आयोग का गठन, हर 5 वर्षों के लिए वित्त आयोग का गठन जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। अगर आपसे आर्टिकल पूछा जाए कि किस आर्टिकल के तहत वित्त आयोग का गठन होता है तो 280 याद रखेंगे। यह कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि वित्त आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में है, तो 280 इसे वीवीआई बना लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन ये भी प्रेसिडेंट ही करते हैं, और ये करते हैं आर्टिकल 263 के तहत। तो आर्टिकल मस्ट है यहाँ पर याद करना, आर्टिकल जरूर याद करते चलना है आपको। अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा करना, जो भी शेड्यूल क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र है, जिनकी घोषणा प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती है, तो ये काम भी कार्यपालिका शक्ति के अधीन ही प्रेसिडेंट करते हैं। SC ST OBC आयोग का गठन,
हर पर्टिकुलर क्षेत्र के जो हर पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है उनके लिए एक अलग अलग कमीशन की व्यवस्था हमारे संविधान में, हमारे भारत में है। तो इन सबों का गठन प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती है, तो याद रखना, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट जो है ये आपकी कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत प्रेसिडेंट करते हैं। चलते हैं पावर नंबर 2 यानी दूसरी शक्ति जो है सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति को इंग्लिश में मिलिट्री पावर बोलते हैं। सैन्य शक्ति नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, इसमें सेना वाली पूरी कहानी होगी, बिल्कुल सही। भारत के सभी सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर जो सुप्रीम कमांडर है ये प्रेसिडेंट को कहा जाता है। और ये लाइन कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि सर्वोच्च कमांडर भारत का किसे कहा जाता है, तो आंसर याद रखना है राष्ट्रपति जो है उनको सर्वोच्च कमांडर, सुप्रीम कमांडर। जितने भी हमारे यहाँ डिफेंस फोर्स है, चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो, तीनों सेनाओं के जो सुप्रीम कमांडर है वो प्रेसिडेंट होते हैं। दूसरी बात इसमें याद रखना है, सैन्य शक्ति के तहत कोई भी युद्ध होता है या शांति की घोषणा होती है ये राष्ट्रपति के द्वारा ही इस शक्ति के तहत किया जाता है। तो आई होप ये 2 पावर्स आपको समझ में आ गई होगी। अगली स्लाइड में हम तीसरी पावर पे बात करेंगे। अगर कुछ नाम मैंने यहाँ पर बॉक्स में लिखे हैं जो प्रेजेंट में है और ये एज अ करेंट अफेयर आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आते रहते हैं। जैसे कैग अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो अभी हाल ही में पिछले 2-3 दिन पहले ही कैग अध्यक्ष की नियुक्ति की गई, ये है जीसी मुर्मू। जीसी मुर्मू कैग अध्यक्ष बने हैं। अभी बृहस्पतिवार को ही इनकी नियुक्ति हुई है। ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के तौर पे काम कर रहे थे, तो वहां से इन्होंने रिजाइन करके और ये कैग की जो भूमिका है वो निभाना शुरू किए हैं। इन्होंने राजीव महर्षि का स्थान लिया है, याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है अभी प्रेजेंट में वो है शरद अरविंद बोबडे, याद रखना है शरद अरविंद बोबडे सुप्रीम कोर्ट के अभी मुख्य न्यायाधीश हैं। वहीं अगर हम बात करें चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की, तो वो है सुनील अरोड़ा, याद कर लीजिएगा सुनील अरोड़ा अभी इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष हैं। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की अगर हम बात करें तो याद रखना है के वेणुगोपाल अभी वर्तमान में हमारे यहाँ महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, ठीक है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की अगर बात करें तो NK सिंह, नंद किशोर सिंह जी को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है और यह 15वां वित्त आयोग है जिसका टर्म्स चलेगा 2020 से 25। कौन सा वित्त आयोग है ये, तो 15वां वित्त आयोग बना है, अभी गठन हुआ है और ये चलेगा आपका 2020 से लेकर के 25 तक, ठीक है। अगर दोस्तों आपने राष्ट्रपति भाग 1 नहीं देखा है तो ये आई बटन आपको दिख रहा है, यहाँ से आप राष्ट्रपति का भाग 1 देख सकते हैं और जरूर देखिएगा, तब जाके प्रेसिडेंट पूरा कंप्लीट होगा आपका, ठीक है। थल सेना अध्यक्ष अभी कौन है, तो मनोज मुकुंद नरवाने अभी थल सेना के अध्यक्ष है, आर्मी चीफ है। और जल सेना अध्यक्ष की बात करें तो कर्मवीर सिंह प्रेजेंट में जल सेना अध्यक्ष। वहीं अगर हम वायु सेना की बात करें तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया यानी RKS भदौरिया अभी वर्तमान में वायु सेना अध्यक्ष हैं। तो इस तरह से जो ये बॉक्स आपको दिख रहा है ये आपको करंट अफेयर याद करवा देगा। इन सभी पदों पर जो लोगों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। तो इस स्लाइड के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में राष्ट्रपति की तीसरी शक्ति के साथ। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विधायी शक्ति, विधायी शक्ति वह शक्ति होता है जिसमें राष्ट्रपति को विधेयक से संबंधित पावर दिए गए, यानी अगर कोई बिल संसद में पारित होता है तो उससे संबंधित जो पावर है प्रेसिडेंट के पास उसी को हम लोग विधायक शक्ति कहते हैं। चलिए विधायी शक्ति के तहत राष्ट्रपति कौन कौन से कार्य करते हैं इसको हम लोग विस्तार से भी देखें। सबसे पहला पॉइंट तो ये याद रखना कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, यानी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि इस राष्ट्रपति के बिना संसद नहीं काम कर सकता है। तो याद रखना है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, ठीक है। दूसरी लाइन में याद रखना है कि विधेयक पर हस्ताक्षर करते हैं, यानी जो भी बिल संसद से पारित होके जाता है लोकसभा राज्यसभा से, उस पर जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करते तब तक वो कानून नहीं बन सकता है। तो जो साइन करने के पावर है प्रेसिडेंट को, ये किस शक्ति के तहत इनको दिया गया, तो याद रखना है विधायी शक्ति, जिसको इंग्लिश में हम लेजिस्लेटिव पावर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको,
लेजिस्लेटिव पावर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति को विधायी शक्ति के तहत अध्यादेश जारी करने का भी पावर दिया गया है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। ये अध्यादेश क्या होता है? ऑर्डिनेंस इंग्लिश में हम इसे कहते हैं। जैसे याद रखना है कि जब जो कानून बनता है वो संसद के सदनों के द्वारा बनाए जाते हैं। इन केस अगर मान लो लोकसभा भंग हो तो राज्यसभा केवल जो है वो अस्थाई सदन है तो वो परमानेंट रहेगा, लेकिन एक सदन के अब्सेंट में कानून नहीं बन सकते। यानी जब संसद सत्र न चल रहा हो उस समय अगर देश को किसी तरह की कानून की आवश्यकता पड़ती हो तो ये अधिकार प्रेसिडेंट को दिया गया है कि वो अध्यादेश जारी करके उस कानून को पारित कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन यह कानून तब तक वैलिड रहेगा जब तक संसद सदस्यों की उस पर अनुमति न मिल जाए। जैसे मान लो कि जैसे ही संसद ओपन होता है, सत्र चालू होते हैं, तो जो विधेयक अध्यादेश के जरिए बनाया गया था उसे संसद में प्रेजेंट किया जाता है। अगर मान लो कि संसद के सदस्यों ने इस बिल को सहमत नहीं दिया, अपना मेजॉरिटी नहीं दिया, तो ये कानून उसी समय खत्म कर दिया जाता है और फिर से आगे की बात संसद में चली जाती है। तो याद रखना, ऑर्डिनेंस का मतलब होता है राष्ट्रपति के द्वारा कानून बनाने की व्यवस्था। तो ये बनाया जाता है आर्टिकल 123 के तहत। एक खास बात याद रखना, राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी नहीं करता है। याद रखना, ठीक है, ऑर्डिनेंस जारी नहीं करते, ये ध्यान रखना है, राज्य सूची के विषय पर नहीं करता। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ऑर्डिनेंस इशू करने का जो अधिकार है ये राज्य के गवर्नर को भी दिया जाता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत ऑर्डिनेंस जारी करता है, तो याद रखना है 213। ठीक है, ये आर्टिकल याद रखना है आपको। प्रेसिडेंट पूछेगा तो 123 और राज्यपाल पूछेगा तो 213 याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें, लोकसभा भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। ये पावर आर्टिकल 85 के तहत प्रेसिडेंट को मिला है और वो एक विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। आपने सुना होगा कि जो लोकसभा है उसका जो टर्म्स होते हैं वो 5 वर्षों का होता है, लेकिन कभी कभी 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा को समाप्त किया जा सकता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया कि लोकसभा को समय से पहले कौन भंग करता है, तो आंसर होता है राष्ट्रपति करता है। लेकिन एक खास बात याद रखना कि जो लोकसभा को भंग किया जाता है ये प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को भंग किया जाता है। क्लियर है? तो ये याद रखना, आर्टिकल 85 के तहत लोकसभा को भंग किया जाता है। आकस्मिक निधि से संबंधित भी जो कानून होता है ये भी उसके राष्ट्रपति के पूर्वानुमति के पहले नहीं बनाया जाता है। और आकस्मिक निधि का जो वर्णन है ये आर्टिकल 267 में 267 में किया गया है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, संसद सत्र को आहूत करते हैं। आहूत का मतलब होता है बुलाना। जो संसद का सेशन चालू होता है उसको बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। यह भी एक विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। सत्रावसान करना यानी सत्र को खत्म करने की पावर भी प्रेसिडेंट को दिया गया, ये भी याद रखना है। अभिभाषण की शक्ति, अभिभाषण माने होता है संसद के सदनों में भाषण देने की जो शक्ति है ये भी प्रेसिडेंट को दिया गया और यह भी विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। अगर हम देखें तो लोकसभा के प्रथम सत्र के प्रारंभ में जो अधिभाषण होता है वो प्रेसिडेंट का होता है और यह विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। चले अगले पॉइंट में, विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति से पूर्व सहमति लेना पड़ता है। यह पावर भी प्रेसिडेंट को दिया गया है कि कुछ विधेयकों में अगर संसद में पास करना है तो उससे पहले राष्ट्रपति को अनुमति देना पड़ेगा, उनसे अनुमति लेना पड़ेगा कि हम इस तरह के विधेयक को संसद में लाने वाले हैं। जैसे आप देख लो कि कौन कौन से विधेयक से पहले पूर्व अनुमति की जरूरत है।
तो नए राज्यों के निर्माण, नाम में परिवर्तन या सीमा क्षेत्र में परिवर्तन। अगर किसी राज्य के निर्माण की बात हो, उसके सीमा में परिवर्तन करने की बात हो या उसके नाम में परिवर्तन करने की बात हो, तो यह बिल लाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य होती है। दूसरा देख लीजिए धन विधेयक। धन विधेयक जिसको मनी बिल बोलते हैं, मनी बिल का वर्णन आर्टिकल 110 में किया गया है, याद रखना है। धन विधेयक को क्या बोलेंगे हम लोग, तो मनी बिल बोलते हैं। अच्छा, मनी बिल से पूर्व अगर आपको संसद में मनी बिल लाना है तो इससे पहले भी आपसे प्रेसिडेंट से अनुमति लेना पड़ता है। तो मनी बिल आर्टिकल 110 याद रखना है। संचित निधि में व्यय करने के लिए विधेयक। संचित निधि को इंग्लिश में हम लोग कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं। अगर इस फंड से कुछ पैसे व्यय करना, कुछ पैसे खर्च करना हो, उससे रिलेटेड अगर कोई बिल लाना हो पार्लियामेंट में, तो इससे पहले भी राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ता है। अच्छा, संचित निधि में व्यय करने का जो विधेयक है, इसका वर्णन आर्टिकल 117 के क्लॉज 3 में दिया गया है, तो ये भी याद रखना है। संचित निधि क्या होता है इसके बारे में बता दूं तो संचित निधि एक ऐसा फंड होता है जो हम टैक्स पेमेंट करते हैं सरकार को, जो कर देते हैं, उसी करों को सरकार एक फंड में जमा करती है, उसी को हम कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं। इस फंड से जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गए, चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा हो गया, तो उन लोगों को सैलरी देने का काम करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति को सैलरी कहाँ से मिलता है, तो आंसर होता है संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड से उनको दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट विधायी शक्ति में देखें तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार भी प्रेसिडेंट को इस पावर के तहत मिलता है। संयुक्त अधिवेशन यानी ज्वाइंट सेटिंग कह लीजिए, ज्वाइंट सेशन कह लीजिए, एक ऐसा सेशन जिसमें राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य, दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठकर किसी मुद्दे पर बहस करते हैं, उस बैठक को हम संयुक्त अधिवेशन यानी ज्वाइंट सिटिंग कहते हैं। तो ये बुलाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को दिया गया है और ये आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, और यह भी विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। इस संयुक्त अधिवेशन पर विशेष चर्चा हम लोकसभा वाले क्लास में करेंगे। इस क्लास के लिए इतना ही आप याद रखिए। ठीक है, सदस्यों को मनोनयन करने की शक्ति। जो राज्यसभा है, लोकसभा, उसमें कुछ सदस्यों को जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट करते हैं, मनोनीत करते हैं, तो ये पावर भी विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। जैसे लोकसभा में 2 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, और ये आर्टिकल होता है 331, याद रखना है। 331 आर्टिकल के तहत 2 एंग्लो इंडियन, अगर वो 2 सदस्य पूछा जाए किस समुदाय के होते हैं, तो एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं। वहीं अगर हम राज्यसभा की बात करें तो 12 सदस्यों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, जो आर्टिकल 80 के क्लॉज 3 के तहत, 80 क्लॉज 3 के तहत जो है वो नॉमिनेशन होता है। ये 12 सदस्य कला, विज्ञान, साहित्य, खेल, एजुकेशन इत्यादि क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं। तो इस स्लाइड में हमने देखा विधायी शक्ति की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन जो प्रेसिडेंट को दिया गया है। क्लियर? अब चलते हैं अगली पावर के पास, जो है हमारे पास राजनैतिक शक्ति। इसको इंग्लिश में हम लोग डिप्लोमेटिक पावर के नाम से जानते हैं। राजनीतिक शक्ति होता क्या है? जैसे आपने सुना होगा कि हमारे देश में अमेरिका के प्रेसिडेंट आते हैं, ब्रिटेन के प्रेसिडेंट आते हैं, इस तरह के अगर कोई दूसरे देश के कोई राजनयिक अगर हमारे देश में आते हैं तो उनका वेलकमिंग करना, स्वागत करने का अधिकार राष्ट्रपति को मिला है। हाँ, ये अपने बिहाफ पर ये किसी से भी इनका वेलकमिंग करवा सकते हैं, याद रखना है। दूसरे देशों के साथ जितने समझौता या संधियां होती हैं वो सब प्रेसिडेंट के नाम से ही होगा। ये राजनैतिक शक्ति राष्ट्रपति को दिया गया। भले ही वह समझौता कोई भी करे, राष्ट्रपति के नाम से ही करना है, चाहे प्रधानमंत्री करे, चाहे रक्षा मंत्री करे, व्हाटएवर कोई भी करता हो तो राष्ट्रपति के नाम से ही करना है। दूसरी बात याद रखना, दूसरे देशों में जो राजदूतों की नियुक्ति होती है वह भी राजनैतिक शक्ति में ही काउंट करी जाती है। या कोई दूसरा देश अगर हमारे देश में अपना राजदूत नियुक्ति करता है तो उसका अनुमोदन करना भी राष्ट्रपति का अधिकार है, और यह भी आपका राजनैतिक शक्ति यानी डिप्लोमेटिक पावर का पार्ट होता है। तो इस तरह से हमने इस स्लाइड में विधायी शक्ति और राजनैतिक शक्ति को विस्तार से देखा। अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो एक बार और वीडियो को रिवाइज जरूर कर लीजिएगा ताकि एक एक पॉइंट आप अच्छे से क्लियर कर लें।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में राष्ट्रपति की कुछ और बची हुई शक्तियों के साथ। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया है तो प्लीज पीछे जाकर देख ले और आगे से स्किप ना करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं इस वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखते हैं बाकी की शक्तियों को जो राष्ट्रपति को भारतीय संविधान में दिया गया है। अगला शक्ति नंबर 5, न्यायिक शक्ति, या इसे हम क्षमादान शक्ति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें जैसे कि वर्ड में देख रहे हो क्षमादान, आपको याद होगा, इसको बीबीआई बना लो, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है और उसे कोई सजा मिलती है तो हमारे देश में अंतिम जो माफी का जो जरिया है वह है प्रेसिडेंट, है ना। किसी व्यक्ति की सजा को माफ या कम करने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति को इस पावर के तहत मिला हुआ है, और राष्ट्रपति संविधान के आर्टिकल 72 के तहत किसी व्यक्ति की सजा को माफ या कम कर सकता है। इस क्रम में संवैधानिक तौर पे कई वर्ड यूज किए जाते हैं जिसके अर्थ सजा को माफ या कम करने से संबंधित है। तो आप उन सभी शब्दों को अच्छे से समझ लीजिए, बारीक से समझ लीजिए, नोट में हमने डाल दिया है। जैसे अगर क्षमा शब्द का प्रयोग किया जाता है तो याद रखना कि दोषी को पूर्णतः मुक्त कर दिया गया, यानी उसकी जो सजा है वो पूरी समाप्त कर दी गई। दूसरा शब्द है प्रविलंबन। अगर प्रविलंबन वर्ड यूज किया जाता है इसका अर्थ होता है दंड पर कुछ समय के लिए रोक लगा देना। जैसे कोई सजा है तो उस पर कुछ समय के लिए स्टे लगा दिया जाता है ताकि जो अपराधी है वो दया याचिका जारी करवा सके या जारी कर सके। ठीक है। तीसरा है परिहार। अगर इस शब्द का प्रयोग किया जाता है इसका अर्थ होता है दंड की प्रकृति में बिना बदलाव किए सजा कम कर देना। जैसे अगर किसी को आजीवन कारावास या कोई कठोर सजा मिला हुआ है तो उसकी सजा में कोई चेंजेस नहीं आएगा। हाँ, अवधि को कम कर दिया जाएगा, 10 साल 15 साल का हो तो 2 साल 3 साल कम कर दिया जाएगा, लेकिन सजा नहीं बदला जाएगा। इसके लिए जो वर्ड यूज होता है परिहार। अगला है लघुकरण। लघुकरण शब्द जो है इसमें कहा जाता है कि दंड की प्रकृति या स्वरूप में बदलाव करके सजा कम करना। जैसे अगर किसी को आजीवन कारावास है तो उसकी सजा को कम कर दिया जाएगा और आजीवन कारावास को 10 साल में बदल दिया जाए, 5 साल में बदल दिया जाए, या किसी को फांसी की सजा है तो उसको चेंज करके आजीवन कारावास कर दिया जाए। तो जब सजा बदलाव करके कम किया जाएगा तो उसके लिए वर्ड यूज होगा लघुकरण। या अगला है विराम। अगर यह वर्ड यूज किया जाता है तो किसी विशेष स्थिति में सजा को कम करने का प्रावधान इस शब्द में है। जैसे अगर कोई गर्भवती महिला है तो उस केस में सजा को कम किया जा सकता है, तो उसके लिए वर्ड जो है वो विराम का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आपको ये 5 शब्द समझ में आ गए होंगे कि सजा को कम करने के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं इसमें अगला, सुप्रीम कोर्ट। एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट को किसी भी मुद्दों पर सलाह लेना हो तो वो सर्वोच्च न्यायालय से ले सकते हैं, और यह प्रावधान संविधान के आर्टिकल 143 में किया गया है। आर्टिकल दोस्त जरूर याद कीजिएगा क्योंकि आर्टिकल पे ही पूरा संविधान टिका हुआ है, और अक्सर हाँ प्रश्न इन्हीं आर्टिकलों के कारण गलती भी हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखना, अगर सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय अगर राष्ट्रपति को एडवाइस देता है तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं हो सकता है। वो राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि उनकी सलाह को माने या न माने, लेकिन सलाह ले सकता है। चलिए अगला देखते हैं, शक्ति नंबर 6 है आपातकालीन शक्ति, जिसको आप इमरजेंसी पावर बोलते हो। इसमें क्या है कि इसमें 2 बातें याद रखना। सबसे पहले तो आपातकाल का जो वर्णन है ये संविधान के भाग 18 और अनुच्छेद 352, 356 और 360 में किया गया है। तो ये 3 आर्टिकल आपको याद रखना है और भाग याद रखना है कि आपातकाल का वर्णन किस भाग में किया गया है, तो भाग 18। अब देखते हैं आपातकालीन शक्ति, जो आपातकाल लगाने की जो पावर है ये प्रेसिडेंट को दिया गया है, और भारत में इकलौता ये पद है जिसको ये पावर प्राप्त है। आपको बता दूं कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को स्थगित कर दिया जाता है। यह प्रावधान भारतीय संविधान में हमने लिया था जर्मनी से, तो ये आपको याद होना चाहिए। कहां से लिया था? जर्मनी से।
तीनों आर्टिकल को हम लोग बारी बारी से समझ लें। सबसे पहला आर्टिकल 352, इसमें कहा जाता है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपातकाल की घोषणा की जाएगी। अब युद्ध हो या बाह्य आक्रमण हो या आंतरिक विद्रोह हो जाए, हमारा इंटरनल व्यवस्था गड़बड़ हो जाए, वैसे केस में 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं। आपको बता दूं, यह आपातकाल राष्ट्रीय आपात के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आपात मतलब नेशनल इमरजेंसी। यह भारत के किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में या पूरे भारत में लागू हो सकता है। ठीक है, अब तक ये 3 बार अप्लाई हो चुका है। ये बहुत पूछा है कि राष्ट्रीय आपात अब तक कितनी बार लागू हो चुका है, तो 3 बार। कब कब? 1962 जब इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था, 1971 जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और 1975 जब आंतरिक विद्रोह हुए थे। आंतरिक विद्रोह के कारण यह स्थिति आई थी, जिस समय हमारे यहाँ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी थे। ये बात मैंने कई बार बताया आपको, तो ये तीनों साल याद रखना है। वहीं अगर हम दूसरे इमरजेंसी की बात करें तो आर्टिकल 356 के तहत देश में तब इमरजेंसी लगाई जाती है जब राज्य की सरकार विफल हो जाए या राज्य में सरकार न बनती हो। वैसे स्थिति को हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। अगर हम राष्ट्रपति शासन की बात करें तो ये जो इमरजेंसी है पूरे देश में एक साथ नहीं लग सकता है, क्योंकि आप थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करके देखो, क्या एक बार पूरे भारत के राज्यों में सरकार नहीं बन सकती है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इस पॉइंट को याद रखना है। नोट में देख लीजिए कुछ पॉइंट। अगर पहली बार हम राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 1951 में पंजाब में यह लगाया गया था फर्स्ट टाइम। और किसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगता है? तो जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना होता है उस राज्य के राज्यपाल की सिफारिश होनी चाहिए, तभी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो इस तरह से आपको ये सारे पॉइंट याद कर लेने हैं। चलते हैं तीसरे इमरजेंसी के पास, और तीसरा है आर्टिकल 360। इसमें क्या होता है कि जब हमारी आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो जाए, ठीक ना हो, वैसी स्थिति में इस इमरजेंसी को लगाया जाता है, जिसे हम वित्तीय आपात यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसकी खास बात याद रखना है, नोट में हमने डाल दिया है कि अब तक इसे भारत में लागू नहीं किया गया है। कई बार तो प्रश्न यह पूछ लिया गया है कि वित्तीय आपात भारत में कितनी बार लागू हुआ है, तो याद रखना है एक बार भी अप्लाई नहीं किया गया है। तो चलिए, इस स्लाइड में हमने कई सारी महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखा। 1-2 स्लाइड और बचे हैं जिसपे हम लोग लास्ट में राष्ट्रपति कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे। तो बने रहे इस वीडियो में अंत तक। मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। राष्ट्रपति की शक्ति और कार्यों में अगर देखें तो अगला नंबर आता है वीटो पावर यानी वीटो शक्ति की। दोस्तों, वीटो पावर को लेकर के बहुत सारे लोगों में बहुत सारा सस्पिशन रहता है, डाउट रहता है कि आखिर ये वीटो पावर होता क्या है। चलिए आज इस डाउट को क्लियर कर लेते हैं। वीटो का मतलब होता है टर्न डाउन कह लीजिए, डिसमिस कह लीजिए, या सेज नो टू कह लीजिए। सीधा मतलब समझिए कि किसी भी बिल या विधेयक को राष्ट्रपति लागू करना चाहता है या रोकना चाहता है, इसी को हम वीटो पावर कहते हैं, और इसी के लिए राष्ट्रपति इसका प्रयोग भी करते हैं। तो चलिए देखते हैं वीटो पावर। वीटो पावर 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप सब जानते हो। पहला है एब्सोल्यूट वीटो पावर, जिसको हम अत्यंतिक वीटो शक्ति कहते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? एकदम एब्सोल्युटली उस बिल को डिसमिस कर ही देना है, ये दिमाग में रखिए आप। ठीक है, इसका मतलब है एब्सोल्युटली विद होल्डिंग असेंट टू अ बिल, मतलब विधेयक को सुरक्षित राष्ट्रपति होल्ड करके अपने पास रख लेता है, जिससे कि यह विधेयक जो है वो समाप्त हो जाता है। यानी एब्सोल्युटली विधेयक को खत्म कर देना है, समाप्त कर देना है, डिसमिस कर देना है। अगर ये करने का विचार हो राष्ट्रपति के मन में तो वह एब्सोल्यूट वीटो पावर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा है सस्पेंशन वीटो पावर, जिसको हिंदी में निलंबनकारी वीटो शक्ति कहते हैं। सस्पेंशन का मतलब डाउट हो, संदेह हो, उसको कहेंगे। आप याद रखना कि अगर कोई संसद कोई बिल अगर भेजता है राष्ट्रपति के पास, तो
राष्ट्रपति उस बिल को कहता है संसद को कि भाई थोड़ा सा इस पे और राय विचार कर लो, थोड़ा सा रिकंसिडरेशन कर लो, थोड़ा सा और देख लो, फिर मेरे पास भेजो। तो अगर किसी बिल पर राष्ट्रपति को डाउट हो कि नहीं ये ठीक नहीं है, इसको रिकंसिडरेशन करवाना होगा, फिर से संसद को विचार विमर्श के लिए भेजना होगा, तब जो राष्ट्रपति वीटो पावर यूज करते हैं उनको कहते हैं लोग सस्पेंशन वीटो पावर। अब इसमें देख सकते हो संसद विधेयक को रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जाता है, कोई भी बिल संसद को दोबारा भेज दिया जाता है, इसी को हम बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो पावर। एक चीज और याद रखना कि अगर संसद रिकंसिडरेशन करके या उसे पुनः विचार करके दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति के पास एक ही रास्ता है, उस बिल को वो एक्सेप्ट करेगा, फिर दोबारा उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए नोट में देख लीजिए 1991 में संसद के वेतन भत्ते और पेंशन से संबंधित बिल को रिकंसिडरेशन के लिए राष्ट्रपति इस वीटो पावर का प्रयोग किए थे। आप बताइए 1991 में राष्ट्रपति भारत के कौन थे, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए तीसरी वीटो पावर है पॉकेट वीटो पावर, जिसको हिंदी में जेवी वीटो पावर कहते हैं। इसमें होता क्या है कि राष्ट्रपति उस बिल को, उस विधेयक को हमेशा के लिए अपने पास रख लेता है, एज लाइक कह लीजिए पेंडिंग, ना तो उसको लागू करता है ना दोबारा भेजता है, तो उस पावर को हम बोलते हैं जेवी वीटो पावर। यानी आप लिख सकते हो कि टेकिंग ऑन नो एक्शन ऑन द बिल, यानी पेंडिंग सीधा समझ लो कि उसे पेंडिंग बॉक्स में डाल दिया जाता है, उसी को जेवी वीटो पावर कहते हैं। ठीक है, नोट में एक चीज लिखा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो पावर यूज करने की जो मतलब टर्म है ये 10 दिनों का होता है। इसलिए कहा जाता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का पॉकेट छोटा होता है। ठीक है, हमारे देश के राष्ट्रपति का पॉकेट बहुत बड़ा है, ये जितना दिन मन उतना दिन बिल को अपने पास पेंडिंग करके रख सकता है, लेकिन अमेरिका में 10 दिन से ज्यादा नहीं रख सकता है। ठीक है, अच्छा जेवी वीटो पावर जो है इसका यूज 1986 में पहली बार राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी ने किया था, जो पोस्ट ऑफिस से संबंधित एक विधेयक था। तो आई होप आपको ये वीटो पावर राष्ट्रपति की समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले स्लाइड में, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में कई बार पूछे गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, जानते हैं अगली स्लाइड में। चलिए तो बात करते हैं राष्ट्रपति की आखिरी स्लाइड की। इसी के साथ राष्ट्रपति टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। इससे पहले एक छोटी सी आपके लिए एक छोटी सी बात, बहुत सारे ऐसे बच्चे स्टूडेंट्स हैं जो इस लॉकडाउन में अपने पढ़ाई को कैजुअली ले रहे हैं, तो प्लीज आप स्टडी को कैजुअली मत लीजिए, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत जल्द, बहुत सारे एग्जामिनेशन एक का एक होने वाला है और तब में आपको बिल्कुल वक्त नहीं मिलेगा कि किसकी तैयारी करें किसकी ना करें। इसलिए समय बर्बाद ना करें, तैयारी को कंटिन्यूटी के साथ करते रहें ताकि एग्जाम के समय आपके मन में न घबराहट हो और न ही हड़बड़ाहट हो, है ना। तो चलिए इसी के साथ आप कंटिन्यूटी के साथ बने रहिए। शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति की आखिरी स्लाइड। इसमें बताया गया राष्ट्रपति के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। महत्वपूर्ण तथ्य जैसे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। और आपको एक बात और बता दूं कि ये पहले और अब तक के आखिरी ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं कंटिन्यू। अब तक ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हुआ जो 2 बार राष्ट्रपति का पद लिया हो। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले भारत के एकमात्र व्यक्ति हैं अब तक के, है ना। अब तक कोई भी ऐसा दूसरा व्यक्ति नहीं है जो 2 बार राष्ट्रपति बने और 3 से जुड़े हुए, ये फैक्ट जरूर याद रखेंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि 2 बार उपराष्ट्रपति वीपी माने वाइस प्रेसिडेंट और 1 बार राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन है, तो नाम आपको दिख रहा है डॉक्टर SRK मानो शाहरुख खान नहीं समझना है ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे यहाँ 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति भी बने हैं। चलिए अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दूसरे चरण के मतगणना से राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन बने, जिनके नाम है VV गिरी। ये बात मैंने पिछली स्लाइड में, पिछली वीडियो में भी बताया था, आपको ये याद रखना है। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति यानी इनके अगेंस्ट में कोई खड़ा ही ना हुआ था, वो है नीलम संजीवा रेड्डी, इनका नाम याद रखना है। ये निर्विरोध चुने गए थे। प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करें तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल।
अब तक की बनने वाली एकमात्र महिला राष्ट्रपति भारत की हैं। तो ये भी आपको याद हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति की। कार्यवाहक राष्ट्रपति का मतलब होता है कि यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद कुछ पल के लिए खाली होता है तो वैसे जगह पर जो व्यक्ति काम करते हैं उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति कहा जाता है। उनको हम परमानेंट राष्ट्रपति की सूची में शामिल नहीं करते हैं। इन लिस्ट में 3 लोगों के नाम आते हैं। पहला वीवी गिरी। वीवी गिरी जो है ये 3 मई 1969 से लेकर के 20 जुलाई 1969 के बीच भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। क्यों बने थे ये? तो इसी समय डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का निधन हो गया था और ये पद पर रहते हुए मरने वाले प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, तो इसलिए इनका कार्यभार इन्होंने कुछ पल के लिए संभाला था। दूसरे हैं जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। तो ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, ये याद रखेंगे आप। एम हिदायतुल्लाह जो है ये 20 जुलाई 1969 से लेकर के 24 अगस्त 1969 के बीच में भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम किए थे। क्यों? आखिर इनको राष्ट्रपति क्यों बनना पड़ा? तो याद रखना, वीवी गिरी के त्यागपत्र दे देने से। उस समय वीवी गिरी एज अ वाइस प्रेसिडेंट भी थे और हमारे यहाँ कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे। तो उन्होंने इलेक्शन लड़ने के कारण उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था, जिस कारण राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो गए थे। इसलिए चीफ जस्टिस को यह मौका दिया गया था। इसी समय एक नया विधेयक लाया गया था, जैसा कि मैं नोट में आपको लिखा है, यहाँ पे ध्यान देना है कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। ये आर्टिकल 65 में प्रावधान किया गया है। यही देखें, यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो वैसे केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य का संपादन कर सकते हैं और इसका प्रावधान आर्टिकल 70 में किया गया है। जब दोनों पद खाली हो गया था तो संसद में एक विधेयक लाया गया था। उस विधेयक को कहा गया राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969 और इसी अधिनियम के तहत यह बताया गया कि यदि दोनों पद खाली हों तो चीफ जस्टिस या सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति के कार्यों को करेगा। इसी अधिनियम का नतीजा था कि जस्टिस एम हिदायतुल्लाह को यह स्थान दिया गया था। आई होप आपको आसानी से ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए, और तीसरी बार जो यह तीसरा मौका मिला वो बीटी जत्ती। ये तीसरे ऐसे व्यक्ति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए थे। कब से कब तक? तो 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 के बीच। आखिर क्यों इनको यह पद दिया गया था? तो उस समय फखरुद्दीन अली अहमद जी का निधन हो गया था, जिस कारण इन्हें यह स्थान दिया गया था। कौन थे बीटी जत्ती? तो याद रखना, ये हमारे देश के 5वें वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति थे, जो 1974 से लेकर के 1979 तक भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। तो आई होप आपको कार्यवाहक राष्ट्रपति से संबंधित सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं भारत के राष्ट्रपति की सूची को जरा देख लें। ये वो सूची है जो अब तक के राष्ट्रपतियों के पूरे नाम हैं विद उनके कार्यकाल के हिसाब से। तो आप इसे अच्छे से देखिए, याद कीजिएगा। और इससे बाहर जो राष्ट्रपति की 2 वीडियो अपलोड की गई है, इससे बाहर राष्ट्रपति का एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो आप धैर्य बना करके पेशेंस के साथ दोनों वीडियो पूरा देखिएगा ताकि कोई प्रश्न ना छूटे। चलिए, राष्ट्रपति की सूची की बात करें तो पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 1950 से लेकर 1962 तक यानी 12 वर्षों तक हमारे देश के राष्ट्रपति के रूप में काम किए। यह क्वेश्चन बिहार एसएससी के इंटर लेवल के पीटी में क्वेश्चन आया था कि राजेंद्र प्रसाद जी एज अ प्रेसिडेंट कितने वर्ष काम किए थे? तो 12 वर्ष। चलिए, दूसरे स्थान पे आते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो 1962 से लेकर के 1967 तक राष्ट्रपति के रूप में काम किए। तीसरे स्थान पे आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो 1967 से लेकर के 1969 तक राष्ट्रपति रहे। चौथे स्थान पर वीवी गिरी का नाम आता है, जो 1969 से 1974 के बीच राष्ट्रपति रहे। 5वें स्थान पर फखरुद्दीन अली अहमद का नाम आता है, जो 1974 से लेकर के 1977 तक भारत के राष्ट्रपति बने थे। अगला राष्ट्रपति की बात करें, छठे राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी, जो 1977 से लेकर के
82 तक भारत के राष्ट्रपति थे। अगले नाम 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह बने, जो 1982 से लेकर 1987 तक राष्ट्रपति बने। फिर आर वेंकट रमन 8वें प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए, जो 1987 से लेकर के 1992 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। 9वें राष्ट्रपति की बात करें तो शंकर दयाल शर्मा, जो 1992 से लेकर 1997 तक भारत के राष्ट्रपति थे। अगले राष्ट्रपति की बात करें तो के आर नारायण जो है ये 1997 से लेकर के 2002 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम किए। फिर बारी आती है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति बने थे 2002 से लेकर के 2007 तक, और ये देश के 11वें राष्ट्रपति थे। 12वें राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल चुनी गई, जो एक इतिहास बना के गई, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में, और ये 2007 से लेकर के 2012 तक ये राष्ट्रपति के रूप में काम की हैं। 13वें राष्ट्रपति के रूप में प्रणब मुखर्जी चुने गए 2012 से 2017, और अब बारी आती है प्रेजेंट राष्ट्रपति की, जो है 14वें, और नाम है रामनाथ कोविंद। याद रखना है, भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2017 में बने, और अब तक ये कंटिन्यू अपने पद पर बने हुए हैं। तो ये पूरे राष्ट्रपति की सूची थी, उनके कार्यकाल के साथ, उनके क्रम के साथ। आप इसे जरूर याद कर लें, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनेशन में क्रम भी पूछा जाता है, कार्यकाल भी पूछा जाता है, और उस व्यक्ति से संबंधित कुछ फैक्ट भी पूछ लिए जाते हैं। तो तमाम चीजों का ये संग्रह राष्ट्रपति का भाग 2 यहीं पर हम समाप्त करते हैं। भाग 1 वीडियो में अपलोड हो चुके हैं आपके YouTube चैनल पे, तो दोनों पार्ट को जरूर देख लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए। चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में संविधान की एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, सेफ रहें। धन्यवाद, थैंक यू।